नमस्कार, आपका भय स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समसामयिकी घटना चक्र, जो कि जीएस सामान्य अध्ययन से है। और यह बुक जो है न्यू एडिशन 2022 का बुक है और इसमें सभी विषय दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे कि यह जो बुक है सभी विषय वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं और यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ध्यान देंगे कि यह बुक में जो है आपको भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था सभी विषय दिए गए हैं। और इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम लोग अभी फिजिक्स को पूरा मास्टर वीडियो एक विषय का बना चुके हैं, चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जो कि रेलवे एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और यह जो है आप ध्यान रखें कि वन लाइनर फॉर्म में है और सभी इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए, हम इसमें पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु संरचना। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन को खोज किए थे रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन को किए थे जेम्स चैडविक। और नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और इस तरह से बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब नेक्स्ट देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन में से वह जो अणु यानी एटम बम का भाग नहीं है। तो फोटॉन क्या है? एटम बम का भाग नहीं है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। ध्यान देंगे, परमाणुवीय नाभिक क्यों खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणुवीय नाभिक का। कब? तो 1911 में। यह डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि कई एग्जाम में इसे भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किया था तो इसमें किए थे जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का किए थे रदरफोर्ड। तीनों को याद रहना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का किए थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन को होंगे आपको रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का होंगे चैडविक। तीनों याद रहना चाहिए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु का कण नहीं है। तो ड्यूट्रॉन नहीं है तो कौन है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों में से कण प्रतिकण युग्म है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ध्यान रखेंगे एक प्रतिकण है। अब नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसान तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है। तो जो क्वार्क है मूलभूत कण है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो इसमें देखेंगे हम लोग। अब देखिए, विशिष्टता और कण। तो न्यूट्रॉनों का क्या होता है विशिष्टता? शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क आंशिक आवेश वाला होता है क्वार्क। और पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन जो होता है आंशिक प्रचक्रण करता है पॉजिट्रॉन। अब नेक्स्ट देखिए, फोटॉन के बारे में देखते हैं। तो इसमें पूर्णांक परचक्रण होता है। फोटॉन में क्या होता है? पूर्णांक चक्रण होता है। अब आगे देखते हैं, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। और हीलियम की खोज किसने किया था? तो लोकियर ने किया था। और ब्रह्मांड में दूसरा सबसे पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। पहला हाइड्रोजन। अल्फा किरण, अल्फा कण और बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। तो बीटा कण पर क्या होता है? आपको ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से आवेश रहित कण होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित कण होता है। और ध्यान रखेंगे, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो अफबाउ सिद्धांत द्वारा। ये इसको ध्यान रखिएगा, इसको कई एग्जाम में पूछा गया। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत के आधार पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल का पूरा बुक मास्टर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। एक विषय का देख सकते हैं आप उसे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की संख्या होती है तो 4 होती है। ध्यान रखेंगे,
एक तत्व इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो 38 होगी। ध्यान रखेंगे दोनों को जोड़ने पर। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड ध्यान रखेंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होगी, यानी कि 224 में से आप ध्यान रखेंगे द्रव्यमान संख्या में से आप इसमें प्रोटॉन संख्या को घटा देंगे तो इसमें निकलेगा क्या, आपको न्यूट्रॉन संख्या। ध्यान रखेंगे इसमें से घटाने के बाद 148 ही आएगा। अब इस बात को घटा कर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाती है समस्थानिक। अंग्रेजी भी याद रखना है, आइसोटोप्स, क्योंकि दोनों बात पूछा जाता है। फिर से देख लीजिए, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह देखिए है आपको C14। इसमें ध्यान रखेंगे कि जब भी घटाइएगा तो इसमें -8 आएगा, इसमें भी -8 आएगा, इसमें भी -8 आएगा। तो सम न्यूट्रॉनिक यानी कि सभी क्या हैं, बराबर हैं। ध्यान रखेंगे। और रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था तो बैकुरल ने, इसे आप ध्यान रखना है, यह बिहार एसआई में पूछा गया था। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि पढ़ेंगे अब उसके बाद। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन जल का वाष्प में बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रूप चेंज हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में केवल ध्यान रखेंगे रूप चेंज होता है, गुण नहीं चेंज होता है क्योंकि वहीं रहता है। संक्षारण के उदाहरण है तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना संक्षारण का उदाहरण है। यानी इसका तात्पर्य होता है कि धीरे धीरे वह वस्तु नष्ट हो रही है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो दुग्ध का जो आस्कंदन है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध खट्टा हो जाता है इसमें, यानी कि उसका रूप जो होता है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन के, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कथन कारण, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथन देखते हैं, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ध्यान रखेंगे। कारण क्या है, तो उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण करते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसी को कहते हैं पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया। यानी कि बहुत देर तक गर्म कीजिएगा, अचानक उसको क्या करिएगा, ठंडा करने पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, पाश्चुरीकरण संबंधित है तो दुग्ध के निर्जमीकरण से। सही सुमेलित है, देखिए अलवणीकरण तो समुद्री जल होता है जो अलवणीकरण होता है। प्रतिलोम परासरण पेयजल में होता है और विद्युतीकृत प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे। तो अलवणीकरण द्वारा समुद्र का जल उसको शुद्ध किया जाता है। सही सुमेलित नहीं है तो पाश्चुरीकरण चाय सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, पाश्चुरीकरण दूध की प्रक्रिया में होता है। सही कथन नहीं है तो किसी जल में विलयों के योग का इसका जल विभव बढ़ जाता है, यह सही बात नहीं है। अशुद्धियों के कारण दौड़ का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन छोटा है लेकिन कई बार पूछा गया है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन, तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, तो -22 डिग्री तक प्राप्त हो जाता है। कारण, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये सही है परंतु आर गलत है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है, ध्यान रखेंगे, वह घटाता है तब जाके आपको जमता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव जो होता है कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है गैस में द्रव। अब नेक्स्ट देखिए,
100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो आयतन क्या है, नहीं बदलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह दोनों बात सही नहीं है, तो जब सही नहीं है तो इसे नहीं देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सभी जानते हैं। कपूर नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब यानी कि ठोस पदार्थ का बिना तरला अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस परिघटना को नेफ्थलीन, कपूर, शुष्क बर्फ उदाहरण है। ठोस शुष्क बर्फ का मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखिए, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर सबसे विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। अब देखिए, उपचयांक और तत्व यानी कि CaO में Ca का उपचयांक कितना है, 2 है, और इसमें ध्यान देखेंगे NaHIH4 में Ai का उपचयांक कितना है, 3 है। Mn2 में Mn का उपचयांक 4 है, और H2SO4 में S का उपचयांक 6 है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, अकार्बनिक रसायन। एक ही वीडियो में पूरे रसायन को समाप्त कर दिया जाएगा। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। किसने, यूनेस्को ने। 1869 में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। कथन कारण, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, जो कि यह गलत बात है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो हाँ, यह सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। उपयुक्त कथन में यह क्या है, आपको सही है केवल। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, तो बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी। यानी तीसरे का आपको बेसिक है और चौथे का एसिडिक है, ध्यान रखेंगे। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे। भूपर्पटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। भूपर्पटी के तात्पर्य हो गया पृथ्वी के ऊपरी सतह में, यानी कि जो सतह होता है ऊपरी, उसी को कहा जाता है भूपर्पटी। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। विश्व को मतलब ब्रह्मांड में, सूर्य में कितना है हाइड्रोजन, तो 71% है। हीलियम कितना है, 26% है। दूसरा पाया जाने वाला तत्व हीलियम है ब्रह्मांड में। पृथ्वी पर वर्ष 2014 से 118 तत्वों की पहचान की गई है, ध्यान रखेंगे। और विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन हो ही गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है, तो हीरा क्या है, मूल तत्व है। हीरे की खनिजीय बनावट होता है तो कार्बन का, और हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे 2 होता है। और अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42 होता है अपवर्तनांक, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, धातु, अधातु, गैस, उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है, तो गैस अधिकतर गैसों यौगिक जो क्या है इसमें तत्व नहीं है, तो धातु अधातु हैं। धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 282 मतलब ध्यान रखना कि जो धातु तत्वों के लिए उपयुक्त होती है तो होता है आपको 282 होता है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, ध्यान रखना है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटेशियम, क्योंकि इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। लिथियम, पारा, लिथियम ऑस्मियम, एल्युमिनियम ऑस्मियम और एल्युमिनियम पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की तथा भारी धातु है, तो सभी जानते हैं सबसे हल्की लिथियम है और सबसे भारी ऑस्मियम है। सर्वाधिक कठोर तत्व है तो हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है, और 80% जो हीरा का कटाई होता है भारत में ही होता है। भारत के कहाँ होता है, सूरत में होता है। अब नेक्स्ट देखिए, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में से कठोरतम धातु है, तो टंगस्टन जो है कठोरतम धातु है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है।
कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो नाइक्रोम बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, प्राकृतिक तत्व में यूरेनियम हो जाएगा। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी धातु है, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट देखिए, सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम में से सबसे भारी यानी सर्वाधिक घनत्व वाला धातु है, तो प्लेटिनम है, ध्यान रखेंगे। खनिज मिनरल्स है तो अकार्बनिक ठोस। मोती का रासायनिक संरचना है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3। मोती के मुख्य अवयव हैं तो एरागोनाइट और कांचीयोलिन होता है मोती का मुख्य अवयव। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है तो Al2O3, ध्यान रखेंगे। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है तो Al2O3। अब नेक्स्ट देखिए, सोडियम, कॉपर, मरकरी तथा सिल्वर में से वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, तो सोडियम को। कथन कारण, तो सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, सही बात है, ध्यान रखेंगे। और यह गलत है तो गलत को नहीं ध्यान देना है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सोडियम का इसीलिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारावाष्प तथा आर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना का घनत्व कितना होता है अपेक्षित, तो 19.30 होता है। सोने को घोला जा सकता है तो अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का और 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनाया जाता है। अति मुलायम खनिज यानी टॉल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है तो मैग्नीशियम सिलिकेट, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम तथा टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है, तो जिप्सम में क्या है आपको टैल्क विद्यमान है, ध्यान रखेंगे। चीनी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है, इसकी वजह से आपको मजबूती प्रदान होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है तो कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है तो CaSO4 ध्यान रखेंगे, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका लोकप्रिय नाम है। सूत्र देख लीजिए CaSO4 अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का और थोरियम भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है, यह मोनाजाइट का अयस्क है। माइका है तो उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक माइका होता है। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास, कुम्हारी और वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो वैद्युत। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन द्रव्यों में से वह जो उष्मा का अच्छा चालक है तो पारा। जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक चालक पारा है। नेक्स्ट देखिए, तांबा, सीसा, पारा, जस्ता में से उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो पारा। सीसा, पारा, निकेल, टीन धातुओं में समान ताप पर द्रव है तो पारा जो है समान ताप पर क्या है, द्रव है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता तो लेड जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता तो मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमाटाइट से। हेमाटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट अयस्कों में से बैलाडीला छत्तीसगढ़ में खनन होता है तो हेमेटाइट का, ध्यान रखेंगे। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क का खान है और लोहा का ही अयस्क हेमाटाइट। सही सुमेलित है तो धातु और गुण धर्म देखते हैं इसमें, तो सोडियम तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है आपको चांदी। उसके बाद होता है आपको सोना, उसके बाद सोना होता है। सोना के बाद क्या होता है, तांबा होता है। तांबा के बाद क्या होता है,
एल्यूमिनियम होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सुचालक में यह क्रम पूछा गया है कई एग्जाम में, तो चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। सीसा यानी लेड उष्मा का कुचालक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाएं स्वर्ण, यानी कि आपको 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, नहीं टूटेगा। सोना की इतनी बड़ी विशेषता होती है। उष्मा का न्यूनतम संचालक पारा एवं सीसा है, ध्यान रखेंगे। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग में होने वाला खनिज है तो बॉक्साइट, ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट इसका नाम इसलिए पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सा प्रदेश है, वहाँ सबसे अधिक एल्युमिनियम का खनिज होता है, इसीलिए बॉक्साइट पड़ गया है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सीमेंट, उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में से वह जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो एल्युमिनियम जो है कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन है तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पेट्रोलियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो भंजन आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। ताम्र तो प्रगलन द्वारा तांबा प्राप्त किया जाता है। और खाद्य वसा को किस प्रकरण द्वारा बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। रबर को बनाया जाता है वल्कनीकरण द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित है तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का, जो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट। कॉपर, तांबा का क्यूपराइट और पारा मरकरी का सिनेबार होता है। जिंक जस्ता का कैलेमाइन होता है और आयरन लोहा का हेमेटाइट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। संगमरमर में कैल्शियम होता है और बालू रेत में सिलिकॉन होता है और मणि के रूबी में एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज में से जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो है जल से क्या होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज में से जल से हल्का होता है, तो सोडियम। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, इस्पात, पारा, सोना उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही क्रम है, तो ध्यान रखेंगे। सोना, पारा, इस्पात अवरोही क्रम है, यानी कि आपको घटते क्रम है, सबसे ज़्यादा सोना होता है। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम में से सबसे उच्च गलनांक होता है, तो बोरॉन का ध्यान रखेंगे। अब पढ़ेंगे आपको मिश्र धातु। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको मिश्र धातु। तो इसमें स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। बाकी आपको पीतल और स्टील, ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, यानी एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। कथन कारण, तो जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यसद में कारण क्या है, यसद में उपचयन क्षमता है। तो ये दोनों बात क्या है, सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो इस तरह के प्रश्न अब पूछने का ट्रेंड बढ़ गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होती है यसद यानी जस्ता की परत, जिसमें आपको नमी और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो जस्ते का। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो ऑक्सीजन तथा नमी। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना, ध्यान रखेंगे। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो एल्युमिनियम है, ध्यान रखेंगे। हल्का होने की वजह से ऐसा प्रयोग किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ध्यान रखेंगे। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अब नेक्स्ट देखिए, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनती है, तो लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है, ध्यान रखेंगे। तो जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम बनाती है। जस्ता, तांबा, तांबा, टीन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम कहते हैं, तो पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। टाका एक मिश्र धातु है, तो टीन तथा शीशे की एक मिश्र धातु है। कांसा मिश्रित तो धातु है, तो तांबा एवं टीन का कांसा जो मिश्रित धातु है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो जर्मन सिल्वर ध्यान रखेंगे इसमें होता है आपको निकेल, और सोल्डर में होता है टीन, और ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन, और हाइपो में होता है सोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0%, यानी नाम केवल रहता है लेकिन उसमें प्रतिशत नहीं रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो एल्युमिनियम जो है आपको जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। जस्ता, तांबा, निकेल होता है। तो जर्मन सिल्वर जा तानी याद कर सकते हैं, जर्मन सिल्वर जा तानी, जा जस्ता हो जाएगा तांबा और निकेल। अब नेक्स्ट देखिए तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा है तो पीतल एवं कांसा का। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में तांबे की अधिकतम है तो कांसा, ध्यान रखेंगे। वह धातु जो पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है तो तांबा सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। पीतल में भी है, ध्यान रखेंगे, सिल्वर में भी है, कांस्य में भी है। अब नेक्स्ट देखिए पीतल मिश्र धातु है तो पिताजी का है, पिताजी यानी तांबा, जिंक का। अब नेक्स्ट देखते हैं पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, सही बात है। और उसके बाद आपको पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, यह भी सही बात है। तो जो सत्य है उसी को देखना है, गलत को देखेंगे तो बहुत समय लगेगा। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों में सामान्यतः परत चढ़ाई जाती है तो रांगे यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल के वजह से। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो जाता है तो आधार सड़क के निर्माण कृषि मृदा के सुधार एवं सीमेंट के उत्पादन में इस्पात स्लैग आधार सामग्री मानी जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है तो क्रोमियम, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो सिलिकॉन प्रयुक्त नहीं किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है, ध्यान रखेंगे, क्रोमियम मिलाने पर जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए मिश्र धातु से एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए यह कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टीन, जिंक में वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है तो क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है तो 0.1 से 2% के बीच में कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार सभी जानते हैं कि बढ़ता है क्योंकि उसमें नमी और आपको ऑक्सीजन होता है। कथन कारण साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे, तो यह गलत है, छोड़ देते हैं, पहला सही है, ध्यान रखेंगे, सभी जानते हैं। अब देखते हैं अधातुएं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो कार्बन और उसके भिन्न रूप। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में कार्बन है तो सभी में है। केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफिन, स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है तो ग्रेफिन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। जैसे हीरा बना हुआ है उसी तरह ग्रेफिन भी। नेक्स्ट देखिए ग्रेफिन होता है तो कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फ्लोरीन्स में कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन्स जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। पेंसिल का लेड में ग्रेफाइट होता है। क्यूपराइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का जो है आपको स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका ताप जो होता है बहुत उच्च तक होता है, गलनांक। नेक्स्ट देखते हैं, सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं।
कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे तो रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हैराल्ड डब्ल्यू क्रोटाए, रिचर्ड ई स्मॉले। बंकमिंस्टर फ्लोरीन है तो कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बंकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में सत्य है। अब नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित है तो सूखी बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सेविन तो कीटनाशक है। टेफ्लॉन तो फ्लोरीन्स युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन जो कि आपको कड़ाही होता है, परेस होता है, जो चिकना होता है वही टेफ्लॉन होता है। फ्लोरीन तो कार्बन का एक अपरूप है फ्लोरीन, ध्यान देंगे। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू में कार्बन नहीं है तो बालू में कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टीन, तांबा और लोहा में कार्बन मिलता है तो लिग्नाइट, ध्यान रखेंगे। और लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कौन करता है तो तमिलनाडु करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइड प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है तो एंथ्रासाइड में इसमें 94% तक कार्बन होता है और यह धुआं कम देता है, ताप ज़्यादा। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील तथा मिश्र धातु स्टील में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, सभी जानते हैं, यह प्रश्न पूछा गया कई एग्जाम में। हीरा, क्वार्टज, गंधक, ग्रेफाइट में से रावा क्रिस्टल नहीं है तो गंधक में जो है क्रिस्टल नहीं है तो हीरा, क्वार्टज और ग्रेफाइट में है। अब नेक्स्ट देखिए, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है तो हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, तो ऑप्शन 2 सही है, 1 और 2। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है, इसे ध्यान रखिएगा, 200 मिलीग्राम, यानी कई एग्जाम में इसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, सही है। वह अब तक जांचे गए सभी तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, किसके बारे में, ग्रेफीन के बारे में कहा जा रहा है, सही है। और उसके बाद उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफीन के बारे में सत्य है। अब नेक्स्ट देखिए, जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील ग्रेफीन में सर्वाधिक मजबूत होती है तो ग्रेफीन जो है सर्वाधिक मजबूत होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, ध्यान रखेंगे, सही है। और हीरा तांबा लोहे से कठोर होता है, हीरा जो है तांबा लोहे से क्या होता है, कठोर होता है, मजबूत नहीं होता है, कठोर होता है। यानी कि अगर घिसना होगा तो लोहा पहले घिस जाएगा लेकिन हीरा नहीं घिसेगा, और तोड़ना होगा तो हीरा पहले टूट जाएगा लेकिन लोहा नहीं टूटेगा। सबकी अलग अलग जगह पर अलग अलग विशेषता है। अब नेक्स्ट देखिए, बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट और सिलिकॉन ऑयल में भारी पदार्थों के उपयोग के लिए स्नेहक है तो ग्रेफाइट, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है उच्च ताप पर गलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ध्यान रखेंगे। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस और धातुओं में एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है तो सिलीनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो ध्यान रखें कौन मंद चालक है तो सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस जो है विद्युत का मंद चालक है, सिलीनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक देखते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा में से वह तत्व जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में, ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद तांबा में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एक्स तत्व के आयतन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ उस यौगिक का सूत्र होगा तो XH4 होगा। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है तो 11.11 होती है, ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन की प्रतिशतता। हाइड्रोजन गैस 1 मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन अधिक के जल के कर 290 किलोग्राम उष्मा देता है तो उसी परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने की उत्पन्न होगी तो 580 किलोग्राम, और 1 मोल बराबर कितना होता है तो एक जो मोल लिखा है ध्यान रखेंगे 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, कई बार इसे एग्जाम में
पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा तो पानी बनेगा, सभी जानते हैं। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल ईंधनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण है, तो हाइड्रोजन से न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है और इस मिट्टी के तेल से, कोयला से, डीजल से ज़्यादा होता है। भारी जल एक प्रकार का शीतलक तथा मंदक के रूप में काम करता है रिएक्टर में, ध्यान रखेंगे, रिएक्टर की बात हो रही है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि साधारण पानी जो होता है एवं भारी पानी प्रशीतक के रूप में होता है और विमंदक के रूप में साधारण पानी होता है। गुरुजल क्या है, तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन जो है आपको गुरुजल कहते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, भारी पानी कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ध्यान रखेंगे। भारी पानी की खोज HC यूरे ने की, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। भारी पानी का अणुभार होता है 20 होता है। जल गैस है तो ध्यान रखेंगे ज का ना, तो जकाहा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ज का हा, ज से हो जाएगा जल, का से का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हा से का हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि जल गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और फसल की सिंचाई के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, सभी के सभी सत्य, यानी कि किसी काम का यह सब जल नहीं है कठोर जल। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट पानी की कठोरता, अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी ही पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, जल के लिए पीएच मान कितना होता है, तो इस शुद्ध जल की बात हो रहा है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होगा आपको 7। पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल, इसमें आपको विद्युत प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जब यदि अशुद्धि रहेगा जल में तब विद्युत का प्रवाह होगा, यानी करंट लगेगा आपको। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ध्यान रखेंगे। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो निर्लवणीकरण द्वारा, ध्यान रखेंगे, निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें वाष्पीकृत करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग लाई जाती है, तो क्लोरीन, ध्यान रखेंगे, आप तो ये जानते ही हैं। समुद्र जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, तो उत्क्रमण प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा, यह प्रश्न याद रखेंगे। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, तो उत्क्रमण प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उत्क्रमण प्रासरण। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे। नोबेल गैस इसमें से कौन है, तो हीलियम जो है नोबेल गैस है, ध्यान रखेंगे, नोबेल गैस है। और उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में सबसे कम कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके बाद आपको कितना है, तो 0.03% है, ध्यान रखेंगे वायुमंडल। और उसके बाद यह सब जो है आप आर्गन, नाइट्रोजन तो आपको हो जाएगा 78% हो जाएगा। ऑक्सीजन 21% हो जाएगा, गैस है। वायुमंडल, वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है, तो 78 से 79%। नाइट्रस ऑक्साइड, O2, कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है, तो हाइड्रोजन में गैसीय चक्र नहीं है, ध्यान रखेंगे H2 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो हीलियम को मिश्रित किया जाता है, ध्यान रखेंगे, यानी ऑक्सीजन प्लस हीलियम सिलेंडर में रहता है, उसी से सांस लेते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है, तो अष्टफलकीय, ध्यान रखेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो कितना है, अष्टफलकीय, अष्ट का मतलब हो जाएगा 8, तो हेक्साफ्लोराइड में कितने शब्द हैं, 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टफलकीय हो जाएगा, इतना बड़ा है तो अष्टफलकीय। कार्बन
नाइट्रोजन अमोनियम आयोडीन में जल आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया में जो है जल आसानी से घुल जाता है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है यानी लाफिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ही है, कोई उपचार चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन नियोन जीनोन नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको उपयुक्त कथन में से सत्य कौन है, A, B, C। तो पहले जो सत्य उसी को देख लेते हैं। तो बोर्डो मिक्सचर कॉपर द्वितीय सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग लाते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए सही है। किसको, तो बोर्डो मिक्सचर को कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फफूंदी नाशक यानी जो कवक होता है उसको बर्बाद करने में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, सही है। और उसके बाद देखते हैं शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है नाइट्रोजन मुक्ति से। और नाइट्रोजन की सबसे बड़ी एक यह विशेषता है नाइट्रोजन गैस की यह वायुमंडल में है तो वस्तुएं जो है आपको सीमित रूप से जलती है, यदि नहीं होती तो इतना अनियंत्रित रूप से जलती कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकता था। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का ध्यान रखेंगे। और हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में, कई एग्जाम में कई बुक में दिया है। अब नेक्स्ट देखिए मैग्नीज नाइट्रोजन मैग्नीशियम सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन उसमें आपको कीटभक्षी पौधा हो जाएगा घटपर्णी, ध्यान रखेंगे, घटपर्णी हो जाएगा। फिर उसके बाद ड्रोसरा हो जाएगा, ड्रोसरा। यह सब क्या करता है कि इस तरह से पौधा रहता है, इसमें इस तरह से आपको खाना रहता है, ऊपर से ढक्कन रहता है, जिसमें कोई कीट जाता है तो बंद हो जाता है और यह इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु से ये पौधे जो है आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की ध्यान रखेंगे, उसी को पूरा करने के लिए कीटों से खा जाते हैं, मतलब एक तरह से। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो नीला हरा शैवाल, ध्यान देंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो नीला हरा शैवाल, ध्यान रखेंगे। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस, क्योंकि वह वायु से हल्की होती है तो ऊपर जाती है, तो इससे बच्चे खेलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है और जल्दी गुब्बारा नहीं फटता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन जो है समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन फ्लोरीन नहीं रहता है। ग्लाइसिन एलानिन और सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो सभी जानते हैं फ्लोरीन ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए ब्रोमीन होती है तो लाल द्रव, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन का किया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमीन तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है, तो नियॉन आर्गन तथा पारद वाष्प, ध्यान रखेंगे। ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में ध्यान रखेंगे आपको कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प है ट्यूबलाइट में भरी होती है। अम्ल क्षार लवण देखते हैं, एंटासिड होते हैं तो भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया मिलाया जाता है, जिसमें सोना आसानी से घुल जाता है। अब नेक्स्ट देखिए पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने के मूल्यांकन को ध्यान रखेंगे। अगर आपको 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 1000 गुना कम हो जाएगी। उदासीन विलयन का आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और 1 विलयन लाल लिटमस पर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा 7 से अधिक यानी कि क्षारीय। अब नेक्स्ट देखिए, रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रसायन माना जाता है तो H2SO4, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, AlCl3, BF3 और NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है तो NH3 लुईस अम्ल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। तो कथन कारण है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी में अम्ल मिलाया जाता है, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। दोनों सही है और एक दूसरे की स्पष्टीकरण व्याख्या भी करते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, चूने का पानी दूधिया हो जाता है CO2 के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल कहलाता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। केरोसिन, कांच, मिट्टी, सीमेंट में से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, कांच, मिट्टी, सीमेंट में होता है। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉल रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन है तो अमोनिया के बारे में यह कहा गया है। सभी सुमेलित हैं तो वाशिंग सोडा होता है, ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट को ही कहा जाता है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और नीला थोथा नीका का से क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हाइपो तो पो से हो जाएगा सोडियम थायो सल्फेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, एप्सम साल्ट तो मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, और बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट और सेमी हाइड्रेट को कहते हैं। यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, फिर से देख लेते हैं इसे, तो सभी को फिर से देख लेते हैं इसको। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा तो नी कॉपर सल्फेट, हाइपो तो सोडियम थायोसल्फेट, और एप्सम साल्ट तो मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और वॉशिंग पाउडर तो सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है। खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का तो NaSCO3। बेकिंग सोडा है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ध्यान रखेंगे। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 होता है, धोने का सोडा Na2CO3, और खाने का सोडा NaHCO3। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ध्यान देंगे, अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जब ब्लास्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है और वहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कम हो जाता है जिससे आग बुझ जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, सही है। अब नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक पाया जाता है सागर में, 35% पाया जाता है, 35% प्रति हज़ार, 35% प्रति हज़ार होता है। खाने का नमक NaCl बनता है तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अब नेक्स्ट देखते हैं, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान दर में वृद्धि होती है, ध्यान रखेंगे, सही है। और सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए यानी जिप्सम मिलाया जाता है कि देरी से जमे, यानी कि कम से कम 10 घंटा लगे, नहीं तो तुरंत जम जाएगा, जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा, कठोर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं,
ABC सही है। अब नेक्स्ट देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विरंजक चूर्ण के लिए तो हल्के पीले रंग का चूर्ण है विरंजक चूर्ण, ऑक्सीकारक है विरंजक चूर्ण, और उसके बाद तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है विरंजक चूर्ण। सभी के सभी सत्य हैं। ब्लीचिंग पाउडर में होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसाल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसाल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसाल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैलोमल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है तो सोडियम थायोसाल्फेट। अब नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है तो सोडियम थायोसाल्फेट का। सही सुमेलित है तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, और लिथियम बाइकार्बोनेट तो गठिया उपचार में होता है, और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में होता है। फिर से सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार में, और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की। अब उसमें देखते हैं, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, सही है। केवल एक कथन ही सही है कि आयनी यौगिक अल्कोहल में विलेय होते हैं। अल्कोहल पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान है, यानी शहद सबसे अधिक श्यान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स तो अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है तो मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्राइल एमिनो, ध्यान रखेंगे एमिनो अम्ल में अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही क्रम है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है तो कार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद अब इसमें देखती है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था शुरू में, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था। इन सभी में से तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी तो 3.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले जल में हुई थी, नीलहरित शैवाल का एक कोशिकीय जीव था। हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का, ध्यान रखेंगे मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है तो द्रव के रूप में। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है तो ब्यूटेन जो है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, इसे ध्यान रखें, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से, यह आपको 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। भोपाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत। अब नेक्स्ट देखते हैं, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महेश वर्णवाल एनसीईआरटी का सार संग्रह एक एक विषय का मास्टर वीडियो बना के चैनल पर डाल दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार का पता लगाने वाला यह मशीन है। डीडीटी कीटनाशक है, एक रसायन है जो पौधों पर छिड़काव होता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। फल पकाने में सहायता करता है तो इथेलीन भी होता है, ध्यान रखेंगे। फल पकाने में, फल पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड को, कार्बाइड जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन भी करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
फलों को पकाने में बढ़ावा देता है तो एथिलीन ये एक प्रकार का ध्यान रखेंगे रसायन है। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। जिसे सांस लेने में प्रयोग किया जाता है आपको ऑक्सीजन और हीलियम, क्या प्रयोग किया जाता है हीलियम, तो इसमें बिल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिलीन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। तो एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक दो सही है। तो देखते हैं, वेल्डन उद्योग में यानी वेल्डिंग करने में उद्योग में एसिटिलीन उसका उपयोग किया जाता है और यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल भी है। कौन? एसिटिलीन। सुमेलित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर सुमेलित है तो फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपरूप है, आपको ध्यान रखेंगे कार्बन परिवार का C60। और शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और कीरोटीन तो मानव त्वचा की बाहरी कीरेटिन होता है। कीरेटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है और इसी से मनुष्य काला या गोरा होता है। जिसमें कीरेटिन की मात्रा ज़्यादा होगी वह व्यक्ति क्या होगा? काला होगा। क्या होगा? काला होगा। और जिसमें कम होगी वह व्यक्ति गोरा होगा। ठीक है। तो धूप में रहने से क्या होता है? क्रिएटिन बढ़ जाता है जिससे काले लोग हो जाते हैं। और छांव में रहने से क्रिएटिन की मात्रा घट जाती है जिससे गोरे हो जाते हैं। और इस तरह से विवाहित महिलाएं जो जाती है तो पहले कुछ गोरी हो जाती हैं, आप देखेंगे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, मस्टर्ड गैस तो रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन फ्लोरीन्स युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरीन्स युक्त बहुलक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें डेट दिया हुआ है। देखिए, केवलार का जो प्रयोग हुआ था 1964 में, फ्लोरीन का 1985 में और ग्रेफीन का 2004 में और ब्लैक गोल्ड का 2019 में। सही सुमेलित है तो पायरीन अग्निशामक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लवर्षा है और फ्रेयॉन प्रशीतक है। ध्यान रखेंगे, फ्रेयॉन जो है प्रशीतक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, CO समूह का आबंध क्रम है तो 3, ध्यान रखेंगे। बेंजीन के लिए सत्य है तो इसमें बाहर सिग्मा एवं 3 पाई बंध बने होते हैं। किसमें? बेंजीन में। एल्कोहल के बारे में देखते हैं तो एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है तो मेथनॉल एवं पिरिडीन के मिलाकर। ध्यान रखेंगे, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है तो मेथिल एल्कोहल के पीने से आदमी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, जो एक शराब का प्रकार है। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है तो मेथिल एल्कोहल को यानी मेथनॉल भी कहा जाता है इसे। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल यानी एथिल एल्कोहल। किण्वन का तात्पर्य हो गया सड़ने से, इसके सड़ने गलने से यह दारू बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है वह है जाइमेस। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो एल्कोहल के उत्पादन के लिए। ध्यान रखेंगे, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं तो बियर कहते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से यानी कि सड़ाने गलाने से बनता है बियर। नेक्स्ट देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमिनेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बहुलक तो एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाइन, बिनाइल, एसिटिलेट, प्रोपेन और स्ट्राइन में से वह जिसका प्राकृतिक रबर बहुलक है तो इतना में से एक दिया है तो आइसोप्रीन का जो रबर है बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो ध्यान रखेंगे नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो चमड़ा, रेशम, ऊन है। नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक है, मतलब प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है यानी मानव द्वारा उसे बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, रेयॉन, लिनन, जूट, नायलॉन में से वह जो गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है तो नायलॉन। बेकेलाइट, रेशम, केवलार और लेक्सॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम। ध्यान रखेंगे प्राकृतिक बहुलक है और बेकेलाइट, केवलार और लेक्सॉन जो है मानव निर्मित बहुलक है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन तथा पॉलीथीन बहुलक में से वह जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो नियोप्रीन जो है आपको ध्यान रखेंगे थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन है। घी, स्टार्च, प्रोटीन और रुई कपास में से बहुलक नहीं है तो घी जो है बहुलक नहीं है। प्रोटीन और आपको स्टार्च, रुई बहुलक है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का
पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। एथिलीन का ध्यान देंगे। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है तो पॉलीएथिलीन गैस होती है, प्लास्टिक से उत्पन्न, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीमाइड का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक है पॉलीएमाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरीथेन और पॉलीस्टीरीन और पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है, जो कि सेनाओं की गाड़ी में लगी रहती है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है तो केवलार है। नेक्स्ट देखिए, रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा, लेमिनेटेड यानी पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो लेमिनेटेड यानी पटलित कांच का। केवलार जो है आपको जिनका प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किया जाता है तो केवलार और लेक्सॉन का। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कौन है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं और नियोप्रीन और संश्लेषित रबर भी सही है। नियोप्रीन जो है संश्लेषित एक क्या है, रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। तीनों के तीनों सत्य हैं। ना चिपकने वाली कड़ाही, नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। आज के समय में इस्त्री का मतलब जो प्रेस होता है उसके नीचे भी टेफ्लॉन का परत लगा रहता है, आप देखे ही होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, टेफ्लॉन है तो फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। टेफ्लॉन बहुलक है तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टीरीन में से पॉलीमर नहीं है तो कैप्रोलेक्टम जो है आपको ध्यान रखेंगे पॉलीमर नहीं है। तो उसके बाद टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन क्या है, पॉलीमर है। अब उसके बाद देखिए, फाइब्रोइन और लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में कृत्रिम पदार्थ नहीं है तो ध्यान रखेंगे फाइब्रिनो क्या है, इसमें आपको कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है तो बेकेलाइट के निर्माण में। बेकेलाइट बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड संघनन से। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी में से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है तो पीवीसी, ध्यान रखेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का, इसका पाइप भी बनता है, आप देखे ही होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तो कार्बनिक अम्ल, तो कथन कारण, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए और आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सही है लेकिन अलग अलग क्षेत्र की बात है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो लैक्टिक एसिड का शरीर में संचय होने लगता है जिससे दर्द होने लगता है और थकान होने लगता है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। सही सुमेलित है सूची 1 को सूची 2 से। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में। नींबू का मतलब इसमें आप कह सकते हैं संतरा में भी हो जाएगा, नींबू, संतरा, यानी कि जो विटामिन सी जिसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल हो गया। मुसब्बी, ये सब साइट्रिक अम्ल नहीं होता है। ब्यूटारिक अम्ल, तो दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में, माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और बिच्छुओं के जो डंक होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सही सुमेलित है तो अचार में एस्टिक अम्ल होता है। दूध खट्टा किसके वजह से होता है तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है और शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो टार्टेरिक अम्ल है, ध्यान रखेंगे। अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल, यानी अंगूर में भी रहता है, इमली में भी रहता है, केला में भी क्या रहता है, टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टेरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। सिरका एक जलीय घोल है तो किसका घोल है तो एस्टिक अम्ल का जलीय घोल है। सिरके का रासायनिक नाम है तो एस्टिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक नाम, इसे ध्यान रखेंगे, कई एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए,
सत्य कथन है तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल और उपस्थित होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ध्यान रखेंगे, यह सभी बात सही है। फिर से देख लीजिए, गन्ने के रस में किण्वित करने पर सिरका बनता है, सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। विस्फोटक पदार्थ देखते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, तो क्या कारण है, तो मीथेन और वायु जो है, इसी की वजह से खान में विस्फोट होता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रयोग करने के लिए हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जो कि कोयले के खान में उपयोग किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने, ध्यान रखेंगे। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से, जब कभी कभी क्या होता है कि मीथेन गैस मिल जाता है कोयले खानों में, तो वायु तो होता ही है जिससे विस्फोट होता है, तो कई लोग मारे जाते हैं। अब इसमें देखिए, तो इसमें ध्यान देना है कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म से विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ध्यान रखेंगे विस्फोटक नहीं है, ठीक है। तो कौन विस्फोटक है उसी को देख लेते हैं। तो ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, यानी जिसे TNT भी कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेमीन, इसे RDX भी कहा जाता है, पोटेशियम क्लोरेट, सभी के सभी क्या हैं, विस्फोटक हैं। अब नेक्स्ट देखिए, TNT, TNP, TNA तथा TNT में वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है, तो TNT जिसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, ये क्या करेंगे, नोबेल तेल है, इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में से पूछा गया है। RDX आविष्कृत हुआ तो हैनिंग द्वारा, यानी RDX का आविष्कार किसने किया, तो हैनिंग ने किया। सत्य कथन है तो RDX एक विस्फोटक है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, RDX का अन्य नाम है तो साइक्लोनाइट भी कहा जाता है RDX को। अब इसमें देखिए, जिसे विस्फोटक की तरफ प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरफ प्रयोग किया जाता है। इस ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरफ प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है, तो एमाटोल में, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन जो है संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ध्यान रखेंगे, जिसके लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 5 क्षेत्रों के लिए होती है और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1967 में होती है और उसके बाद पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 5 क्षेत्रों के लिए, 6 क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। अब देखते हैं, उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का, यानी विस्फोटक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का। इन सभी में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ईंधन देखते हैं, तो कोल गैस, टार, कोल, पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है, तो जो पेट्रोलियम है, ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, जीवाश्म में से स्वच्छ ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस, ध्यान रखेंगे, स्वच्छ ईंधन है, इससे ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं होता है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है, तो सभी जानते हैं कि प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यानी कि भाग है, क्या है, तो मीथेन है। अब नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त में से सही कथन कौन है, तो कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष्ट होते हैं, सही है। कोयले संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, सही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह भी सही है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन में अधिकतम ईंधन मान होता है, तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है, उसमें मान ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन ही पाया जाता है, 71%। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप पेट्रोल से की जाती है, पेट्रोल में। सीटेन संख्या गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है, तो डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल की वाष्प और वायु, ध्यान रखेंगे। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन होती है, सभी जानते हैं। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है, तो मीथेन ही आती है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में उपयोग आती है, तो मीथेन ही। बायोगैस में मुख्यतः होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है बायोगैस में, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस यानी बायोगैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक भी ऐसे प्रश्न नहीं दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट ना हो, सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं और पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा। एक बायोगैस संयंत्र होती है तो किण्वन प्रक्रिया,
गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर आपको S.B. देसाई ने किए थे गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म होता है, कई बार तो इसे ही पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखना है। मुख्य अवयव है तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ध्यान देंगे। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक है तो ब्यूटेन होता है। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त इंडेन गैस LPG एक मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, CNG तो मीथेन और इथेन होता है CNG में, LPG में ब्यूटेन प्रोपेन होता है, और कोल गैस में तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है कोल गैस में, और वाटर गैस में यानी कि जल गैस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। फिर से देखिए कि CNG में मीथेन और इथेन होता है, LPG में ब्यूटेन प्रोपेन होता है, और कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यह गलत है तो नहीं देख पढ़ना है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है, तो यह सही बात है, ध्यान रखेंगे। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये LPG सिलेंडरों को गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल के रूप में, ध्यान देंगे। CNG है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान रखेंगे। CNG क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रित हेतु उपयुक्त CNG मुख्यतः उपस्थित होता है CH4 मीथेन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान दीजिए कि उपयुक्त कथनों में से सत्य है कौन? तो केवल एक है, तो एक को ही पढ़ेंगे। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रह अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं, गैसोहॉल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का होता है मिश्रण। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का। गैसोहॉल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और एथेनॉल का भी है। अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कथन सही कौन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म से बनते हैं। जीवाश्म का तात्पर्य होता है करोड़ों वर्ष पहले जब आपको पृथ्वी पर भूकंप और उथल पुथल हुआ था, तो वह वनस्पति, जीव जंतु जब नीचे दब गए थे, तो उसी से आपको गैस और तेल, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, और इसकी जो मात्रा है निश्चित है, और यह खत्म हो जाने पर एक ऊर्जा संकट निश्चित रूप से सामने देखने को मिलेगा। भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ध्यान रखेंगे। और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, तो सभी जानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड को। टेट्रा इथाइल एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग और प्रस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रति माह के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, ध्यान रखेंगे। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट देखिए, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, तो इसमें रेडियल टायर होता है, और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे बहुबिंदु। अब इसमें देखते हैं अगला कि इसमें होता है बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, उत्प्रेरक, उत्परिवर्तक, रेचक सहित होता है, ध्यान रखेंगे इसे। तो 1, 3, 4 सही है। अब मोटर कारों की अपेक्षा नए मॉडलों को अधिक इंजन में दक्ष बनाती है, सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ध्यान रखेंगे तो गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ के द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो भारत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है तो हाइड्राइड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उद्योग के संबंध में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं क्या है?
तो शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, सही है। और उसके बाद आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न दिए गए हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि के बारे में देखते हैं। तो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण प्रयोग में होता है, तो सोडियम बेंजोएट, इसे 100% ध्यान रखेंगे, अब पूछा भी गया है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वह जो शाकनाशक का उदाहरण है, तो सोडियम क्लोराइड जो है शाकनाशक का उदाहरण है इन सभी में से। आलू के चिप्स प्लास्टिड थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, यानी उसमें जो भरा रहता है, फूला रहता है एक्स्ट्रा हवा, वह नाइट्रोजन ही होता है चिप्स के पैकेट में। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नेक्स्ट देखिए, नियॉन, ऑक्सीजन और फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेयॉन को। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल, ध्यान रखेंगे। शहद का प्रमुख घटक है, तो फ्रक्टोज, फल शर्करा, ध्यान रखेंगे। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज में से वह मीठी चीनी है, तो फ्रक्टोज जो है मीठी चीनी है, ध्यान रखेंगे। और फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है प्राकृतिक रूप से। कथन कारण, तो सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, ध्यान रखेंगे। और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग क्षेत्र की बात है लेकिन सत्य बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में बिकने वाले एस्पेरेटम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार है, तो एस्पेरेटम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पेरेटम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पिरिन मिलती है तो एक पेड़ से, एस्पिरिन किससे मिलती है, तो एक पेड़ से। एस्पिरिन है तो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक है, ध्यान रखेंगे। एंटीपायरेटिक मतलब एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होती है, दर्द निवारक होती है, दर्द निवारक होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त के साथ इतना जल्दी अभिक्रिया होता है कि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। दूध उदाहरण है एक इमल्सन यानी पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम, शहद में कोलाइडी नहीं है, तो शहद क्या है, कोलाइडी नहीं है, तो आइसक्रीम, खून, दूध क्या है, कोलाइडी है। दूध को एक रूप यानी कि होमोजीनाइज किया जाता है, तो इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। अब नेक्स्ट देखते हैं, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, तो लैक्टिक अम्ल, इसे ध्यान रखेंगे, कई एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव का आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है, तो यूजेनॉल है, ध्यान रखेंगे। आम, पपीता, अमरूद कैथे में से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो अमरूद जो है जेली में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और लौंग में पाया जाने वाला जो यूजेनॉल होता है, ध्यान रखेंगे, कई एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग किए जाते हैं, कार्बनिक खाद्य, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपमार्जक, तो वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जो है मानव के पसीने से उत्सर्जित होते हैं यानी कि निकलते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरोसिन तेल, कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो वनस्पति तेल का जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे।
साबुन ग्रीज को हटाता है तो पाइसीकरण के द्वारा ही। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मपेट और सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो सल्फोनेट जो है आपको कपड़े साफ करने वाले प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट हैं। अपमार्जक है तो शोधन अभिकर्ता जो अपमार्जक है, ध्यान रखेंगे। कथन कारण, तो अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते हैं, ध्यान रखेंगे। यह अपमार्जक जो है मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, सही है, ध्यान रखेंगे। अपमार्जक पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते नहीं है, वह घटा देते हैं, ठीक है, यह गलत है। यह क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण, तो कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बनाते हैं। और कृत्रिम कारण, तो कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम में घुलनशील लवण बनाते हैं। ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक तथा सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, सभी दोनों सत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उर्वरक जो कि प्रयोग होता है कृषि कार्य में। कथन कार्य, पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, सही बात है। और 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 या 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, दोनों सही है। और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, यानी कि स्पष्टीकरण भी है। अब नेक्स्ट देखिए, गेहूं की खेती के लिए उपयोग करते हैं नाइट्रोजन उर्वरक का। आप देखिएगा यूरिया के बोरा पर लिखा रहता है NPK, तो NPK का मतलब हो गया नाइट्रोजन, आपको पोटास हो गया और फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो औसत रहता है अनुपात 4:2:1 का अनुपात रहता है। ये अनुपात का एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। NPK का अनुपात क्या है? 4:2:1 होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, नत्रजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस में से वह जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो हाइड्रोजन उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं, सही सुमेलित है। तो पादप पोषक तत्व के तत्व और कार्य क्या है? तो नत्रजन वृद्धि एवं विकास होता है, फास्फोरस से जड़ का विकास होता है, पोटेशियम से स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण होता है, पोटेशियम से बोरॉन, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है बोरॉन से। जैसे पौधे की बात हो रहा है, या पौधे में होगा, ठीक है। जैसे मानव शरीर में आपको WBC होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला, जिसको आपको बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट, तो वही होता है बोरॉन पौधे में। नेक्स्ट देखिए, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम। अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो अमोनियम जो सल्फेट है सर्वाधिक मिट्टी में अम्ल छोड़ता है। यूरिया है तो ध्यान रखेंगे, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो लगभग आपको ग्राउंड फिगर में कह सकते हैं 47, लेकिन 46.7 ही होता है प्रतिशत में। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखेंगे। कार्बन आपको, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है तो एमाइड के रूप में, और यूरिया का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने? तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बोहलर ने किया था, बोहलर ने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, तो यूरिया, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन इसमें से कौन है? तो सही कथन है, अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम में आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल व तेल शोधक कारखानों के उत्पाद से, यानी कि प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी तो 2.2 किलोग्राम होगी, यानी कि आपको 2200 ग्राम कह सकते हैं, सीधा 2200 ग्राम होगी, यानी 2 किलो 200 ग्राम। अब नेक्स्ट देखिए, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के
प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी होगी जिससे उत्पादन क्षमता घट जाएगा, और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लिंचिंग हो सकता है, यानी कि घुल जाएगा, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पहुंचाएगा। दोनों बात क्या है, सत्य है। अब नेक्स्ट देखिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट के रूप में ही प्राप्त करते हैं पौधे। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का। भारत सरकार कृषि में नील अलेपित यूरिया का उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, ध्यान रखेंगे। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन आयन पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे आपको पाई जाती है डीएपी में फास्फोरस 18% नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद आपको 46% होता है P2O5 यानी कि फास्फोरस होता है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया, कैम, अमोनिया सल्फेट और एनपीके में मिश्रित उर्वरक है। तो एनपीके क्या है, मिश्रित उर्वरक है, बताई दिए हैं 4:2:। इसको ध्यान रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एक एक डाटा को भी पूछ सकता है कि इसमें के का मात्रा कितना होता है, तो 1 अनुपात में होता है 2, पी कितना होता है 2 के अनुपात में होता है, और एन कितना होता है 4 के अनुपात में होता है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम जो सल्फेट है रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो यूरिया और उसके बाद आपको सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त प्रचलित उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है तो जैविक कोलाइड का ह्यूमस उदाहरण है। आलू, गन्ना, सनई, चना में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त है तो सनई, ढैंचा होता है, सनई होता है, ये सब हरी खाद के लिए उपयुक्त है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो सही सुमेलित है तो नील हरी शैवाल धान के खेत में पाए जाते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम मटर के पौधे में पाए जाते हैं, ये जो मटर का पौधा होता है इसके जड़ में पाए जाते हैं, और इसी से नाइट्रेट में बदलकर नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। यह राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ध्यान रखेंगे। एजोटोबैक्टर गेहूं में पाया जाता है। अब विविध प्रश्न आ गया रसायन से, तो विविध तो हर जगह इंपॉर्टेंट ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो लिथियम आयन बैटरी के विकसित करने के लिए, ध्यान रखेंगे। कथन कारण, तो ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ठीक है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो दोनों सही है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं है कि ओजोन जल की सूक्ष्म जीवों को मार देती है और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन, इसे ध्यान रखना है। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है तो फोटो सेल का। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में से अग्निशमक में काम आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देंगे। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो एल्युमिनियम सल्फेट का। अब नेक्स्ट देखते हैं, पाइरेथ्रम, रोटिनोन और इफेड्रिन में मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पाइरेथ्रम का मच्छर भगाने में प्रयोग किया जाता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है तो एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, कई बार इसे फिल्मों में भी दिखाया गया है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट और जिंक फास्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जिंक फास्फाइड का चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रोडेंटोसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए तो चूहों को। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो कीटनाशक, धूमक और चूहानाशक के रूप में। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाश का उदाहरण है तो सोडियम जो क्लोरेट है, ध्यान रखेंगे, शाकनाश का उदाहरण है, यानी कि जो खरपतवार नाशी होता है इसी को नष्ट करता है। समस्थानिक C14 संबंध है तो फॉसिल एंड जीवाश्म की आयु निर्धारण से, और पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है आपको यूरेनियम डेटिंग से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, इसमें ध्यान रखेंगे कि कार्बन 14 पद्धति को अपनाया जाता है और इसमें पुरातत्वीय नमूनों को निर्धारण के लिए सब ऑप्शन दिया हुआ है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है तो फॉसिल की उम्र निर्धारित करने के लिए आपको ध्यान रखेंगे
कार्बन की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है फॉसिल की उम्र निर्धारित करने के लिए, ध्यान रखें, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापी जा सकती है चट्टानों की उम्र को, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है तो यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। और उसके बाद देखते हैं पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है तो क्रूक्स कांच जो है आपको पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। ब्रिट भारत सरकार कार्यरत है तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के लिए ब्रिट जो है कार्यरत है। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प कहलाता है, तो ये तो सभी जानते हैं क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो जिंक फास्फाइड को, जिंक ऑक्साइड को यशद लेपन में प्रयोग किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। हालांकि यह जो मनुष्य पेशाब करता है उसमें पेशाब तो उसमें यूरिया निकलता है, ठीक है, लेकिन वायु से प्रतिक्रिया करके यह अमोनिया में बदल जाता है जो कि लैट्रिन से भी ज़्यादा बदबूदार होता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है तो अमीनो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ध्यान देंगे तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है तो इसमें अमीनो यौगिक यानी कि ट्राइमेथिलीन एमीन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवक्षा यानी विवक्षाएँ हैं तो इसमें क्या है, तो यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में भी सहायक होगा, और दोनों बात सत्य है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने यानी कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का, इसे कई एग्जाम में पूछा गया, आप भी ध्यान रखेंगे। सही सुमेलित है तो नीला तोथा कवकनाशी है। इओसिन लाल स्याही होता है और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी है। और जिंक फास्फाइड कृतंकनाशी यानी रोडंट नाशी है। कौन? जिंक फास्फाइड। फिर से देखिए, नीला तोथा कवकनाशी है, इओसिन लाल स्याही है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराता है और जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी है, ध्यान रखेंगे, यानी रोडेंट नाशी। अब नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल में मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल और बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, उसी तरह आपको मीथेन पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के वायु में। सही सुमेलित है तो हार्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है और फिलोस्फर ऊन जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलोस्फर ऊन। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो लोहा हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। संचायक बैटरी में शीशा होता है। फोटोग्राफी में चांदी का उपयोग किया जाता है और तड़ी चालक में तांबा का उपयोग किया जाता है। तड़ी चालक का जो बिजली की तड़तड़ाहट से पृथ्वी में धारा वापस कर दे। और तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित है, यानी कि मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है। सोडियम किरोसिन, यानी कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में। अब नेक्स्ट देखिए, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, ध्यान रखेंगे। और भविष्य की धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सही सुमेलन है तो मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है। यूरेनियम परमाणु बम में होता है। 1945 में हुआ था, इसे यूरेनियम का हुआ था लेकिन उसमें उस समय प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। लेकिन यूरेनियम का भी परमाणु, अब जो यूरेनियम बम जिस देश के पास हैं उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया है, न कि प्लूटोनियम का। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग होता है। जिंक गैल्वेनीकरण में प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है तो तीनों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, पेट्रोल का भी, बेंजीन का भी, एल्कोहल का भी। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। नीला, लाल, हरा, काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है तो लाल। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित है तो एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक है, ध्यान रखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी होती है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में यानी कि ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है। केवलार संश्लेषित रेशा है। और टेक्सोल क्या है, कैंसर रोधी दवा है, ध्यान रखेंगे टेक्सोल। और जिंक फास्फाइड है तो रोडेंटनाशी है। और ट्राइसेलुलोस क्या है, तो विस्फोटक है। फिर एक बार इसे देखते हैं तो एसीटोन जो है आपको नाखून पॉलिश अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, घावों की मरहम पट्टी से की जाती है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और केवलार का तो संश्लेषित रेशा। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड यह रोडेंटनाशी है। और नाइट्रोसेलुलोज तो इसमें भी एक विस्फोटक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित है तो माचिस में पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड में शुष्क सेल का। और सल्फ्यूरिक एसिड सीसा संचायक बैटरी में होता है, संचायक सेल में बैटरी में। यूरेनियम का परमाणु बम में होता है, ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न सभी पूछने योग्य हैं। अब उसमें देखते हैं माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का, वहीं माचिस या दिया सलाई। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठती है तो श्वेत फास्फोरस, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है तो सुमियो आई जीमा ने, यानी कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई किसने, तो सुमियो आई जीमा ने। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया तो कावरती में, कहाँ, यानी कि लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावरती। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है तो लक्षद्वीप और चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट। और उसके बाद देखते हैं मृदा से संबंधित है तो मृदा से जो संबंधित है आपको ध्यान रखेंगे ईडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो पौधे की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन में से माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो पोटेशियम जो है आपको ध्यान रखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट पेज है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु के छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो धूम्र पर्दे बने होते हैं तो टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से धूम्र पर्दे बने होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया चार्ल्स डार्विन ने, सही है, सभी सही हैं तो इससे सही है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर प्रयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। अब नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल यानी बैटरी में विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। कथन कारण, तो एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता है, सही बात है, शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, नहीं, यह रासायनिक अभिक्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। तो केवल ए सही है। एक सूखी सेल पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा, सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैटरी में प्रयोग किया जाता है, कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है किसका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह सब ऑप्शन दिया हुआ है। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरी में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। टॉर्च लाइट, विद्युत छूरक यानी सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो निकेल और कैडमियम प्रयुक्त होता है इलेक्ट्रोड के, यानी कि आवेश से बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम का। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित है तो फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। टेट्राएथिलेट एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के रूप में होता है उपयोग। और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में उपयोग होता है। सुमेलित है तो एस्पार्टेम तो कृत्रिम मधुरक है, एस्पार्टेम ध्यान रखेंगे। नियोप्रीन संश्लेषित रबर, इसे ध्यान रखेंगे, इसे 100% ध्यान रखेंगे, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल, जो बेनाड्रिल है प्रतिहिस्टोमीन है, ध्यान रखेंगे। बेनाड्रिल एक सिरप भी आता है
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी है, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद है, ध्यान रखेंगे, और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक है, और मोनोपोटेशियम टार्टरेट और बेकरी है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक और मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। अब नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित है तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। दांत में फ्लोराइड प्रदूषण होता है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसिनेट को हुआ था 1984 में 2 दिसंबर को। और चर्म कैंसर ओजोन रिक्तता, यानी कि ओजोन का जब क्षरण होगा तो पराबैंगनी किरण जब पृथ्वी पर आएगी तो यह आपको कैंसर होगा इससे, ओजोन परत के क्षरण से। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण, तो इसमें ध्यान देंगे, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणु नाशक के रूप में होता है, सही है। और फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, यह स्पष्टीकरण है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से सही कथन कौन है। तो ध्यान रखेंगे, कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के फॉस्फोरण के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक इसका कार्य है। क्या कार्य है? तो अपचायक के रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। ध्यान रखेंगे, कोक, यानी कोक का मतलब क्या होता है? कोयला, और भट्ठी स्फोटन के लिए मिलाए जाते हैं, यह कार्य है। नेक्स्ट देखिए, दिवस और तिथि, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, यानी प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है 29, यानी खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। इसी दिन बम फेंका गया था 1945 में। और 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा पर फेंका गया था, हिरोशिमा पर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को नामोदिष्ट किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 को नामोदिष्ट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित है तो अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए इसमें एक अल्मा आटा घोषणा की गई थी। अल्मा आटा घोषणा और हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है, हेग समझौता। और तलानोवा संवाद, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है आपको तलानोवा संवाद। अंडर 2 गठबंधन, तो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य से है आपको नेट जीरो ग्रीन हाउस, ध्यान रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मीक भी कहा जाता है, का रिसाव हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। बिस्फेनॉल है तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन बिस्फेनॉल है, जिसे BPA भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि मिश्रित, ध्यान रखिए, चीन, UK, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील में से वह देश जिसने गैसोलीन में इथिलीन मिश्रित करने का कानून अनिवार्य कर दिया है। तो ब्राज़ील जो है गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। कौन देश है? ब्राज़ील। अब उसके बाद देखते हैं, फास्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड जो है आपको अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे देखिए, तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस है। अब उसके बाद देखते हैं, जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप जानते ही हैं, नॉर्वे में होता है। अब उसके बाद देखिए, गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है? तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा CO2 का है, फिर CH4 का है, N2O का है और CFC का है। यानी आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह सब जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस में काफ़ी योगदान देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। इस तरह से आपको सारे रसायन विज्ञान का जो है आपको इसमें बता दिया गया है। इसमें एक एक शब्द और एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखकर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मजबूत स्थिति में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।